नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, अब तक हम आरएसआर को बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। अब ये मान के चलो कुछ ही दिनों का अपना ये बचा है, 5-7 दिन का बचा है मात्र, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसकी प्रैक्टिस भी करा सकूँ। और मैं आज के लिए बता दूँ, चैप्टर नंबर 12 अपने सिलेबस में नहीं है। जो 12वां चैप्टर है वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। भाई कई दोस्त जो अपने से कमेंट करके पूछते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के लिए पूरे सब्जेक्ट, जो पेपर 2 है उसके पूरे सब्जेक्ट की आपको मैं बता दूं, पूरी की पूरी पीडीएफ वहाँ पड़ी हुई है। आप लोग कोई सब जो भी पढ़ना चाहें सब कुछ वहाँ मौजूद है। चलिए, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 में हमें दे रखा वैदेशिक सेवा के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। एक्सप्लेन मैं आपको यहीं कर दूंगा अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अध्याय 13 ये बताता है वैदेशिक सेवा के बारे में। और वैदेशिक सेवा अपने स्टार्ट है नियम 141 से 157 तक। ठीक है, वैदेशिक सेवा चैप्टर नंबर 13 है। और नियम आपको मैं बता दूं, नियम 141 से 157 तक है। ठीक है, नियम 141 से 157 तक। चलिए आगे अपन देख लेते हैं 141वें नियम को, कि 141 में दे क्या रखा है। नियम नंबर 141, इसको देखते हैं अपन, इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो भाई नियम 141 हमें बताता है वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। ठीक है, अगर वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति, ठीक है भाई, वैदेशिक सेवा क्या होती है, जो लोकल निकाय होती है, लोकल बॉडीज होती है, संविधान के तहत निर्मित होती है वैदेशिक सेवा। तो यार देख लो इसमें क्या है, किसी भी कर्मचारी का वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण बिना उसकी अनुमति के नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी कर्मचारी का वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण करना है तो उस कर्मचारी की सहमति लेना आवश्यक है। लेकिन ये देखो भाई, इंपॉर्टेंट चीज तो ये है भाई, सहमति लेना आवश्यक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यदि किसी कर्मचारी का वैदेशिक सेवा में पंचायती राज या नगर निगम में स्थानांतरण होता है तो उस कर्मचारी की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। कब से? 2 अक्टूबर 1959 से, जब से वह पंचायती राज आपको पता लागू हुआ है ना। 2 अक्टूबर 1959 से अगर किसी कर्मचारी का पंचायती राज व नगर निगम में स्थानांतरण होता है तो उस कर्मचारी की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। क्या है भाई 41वां नियम 141, वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। तो पहली चीज तो क्या कहती है, पहला तो भाई कि किसी भी कर्मचारी का उसकी सहमति के बिना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका अपवाद क्या है कि किसी कर्मचारी का पंचायती राज व नगर निगम में स्थानांतरण होता है तो उस कर्मचारी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो भाई, नियम नंबर 142वां नियम क्या कहता है, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण करने की शर्त या मानक। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण करने की शर्त या मानक, प्रत्येक सार्वजनिक, देखो क्या शर्त है कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण किया जा सके, सदैव सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किया जाएगा। दूसरी बात, उन्हीं कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा जो भुगतान संचित निधि से प्राप्त कर रहे हैं। समझना भाई आप लोग, सदैव सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, और उन्हीं कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा जो भुगतान संचित निधि से प्राप्त कर रहे हैं। मतलब स्थायी कर्मचारी है, संचित निधि से कौन प्राप्त कर रहा है, स्थायी कर्मचारी। ठीक है, 141 और 142 क्लियर आपका। चलो भाई, यदि आपको समझ में आ रहा तो आप लोग लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए। 143वां नियम अपन देख लेते हैं। 143वां नियम क्या कहता है, अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण के नियम। ठीक है, नियम 143 कहता है
अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण के नियम क्या है भाई? ये कर्मचारी स्थानांतरण होते ही वेतन व भत्ते वैदेशिक नियोजक से प्राप्त करेगा। भाई जिस भी संस्था में जहां पर भी कर्मचारी का स्थानांतरण होता है, जैसे ही उसका स्थानांतरण ज्वाइन करता है तो उसके वेतन व भत्ते संबंधित संस्थान से संबंधित, ठीक है, वहां से प्राप्त करेगा। दूसरा क्या कहता है? यदि वैदेशिक सेवा में जिस कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है उसके मूल संवर्ग में यदि कोई साथी कर्मचारी पदोन्नति पाता है तो वैदेशिक सेवा से लौटने के बाद वह भी पदोन्नति का अधिकार रखेगा। देखो यार, दो चीजें हैं इसमें। कर्मचारी का जैसे ही स्थानांतरण होगा वह वेतन व भत्ते जहां भी उसका ट्रांसफर होगा उस नियोजक से प्राप्त करेगा, अब जहां लग रहा है। दूसरी बात, जब आदमी वैदेशिक सेवा में सेवा दे रहा है लेकिन जहां उसका मूल संवर्ग था, ठीक है, जैसे वह 12 बैच का था और उसके साथी का प्रमोशन होता है, तो जैसे ही वह वैदेशिक सेवा से लौटेगा तो उसका भी क्या होगा भाई? प्रमोशन होगा। समझो आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी कर्मचारी 4 साल के लिए वैदेशिक सेवा में गया, तो 4 साल में क्या हुआ? उसका जो मूल संवर्ग था, वहां के जो साथी थे, उनका क्या हुआ? प्रमोशन हो गया। अब जब ये कर्मचारी वापस आएगा अपने मूल विभाग में, तो वहां पर क्या होगा? इसका भी प्रमोशन होगा। ठीक, ये था नियम नंबर 143। 144वां अपन देख लेते हैं। नियम नंबर 144 क्या है? वैदेशिक सेवा में वेतन व भत्ते प्राप्त करने की शर्तें। वैदेशिक सेवा में वेतन व भत्ते प्राप्त करने की शर्तें क्या है भाई? ये स्थानांतरण पश्चात जिस दिन कार्य ग्रहण करेगा उसी दिन से वैदेशिक नियोजन से वेतन भत्ते प्राप्त करेगा। ये देखो मामूली बात है भाई। जिस दिन वहां ज्वाइन किया उस दिन से कर्मचारी वेतन व भत्ते प्राप्त करेगा। ठीक है, क्या पढ़ा भाई अपन ने? 141 में क्या पढ़ा अपन ने? 141 में अपन ने पढ़ा है कि किसी भी कर्मचारी का उसकी अनुमति के बिना वैदेशिक सेवा में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन नगर निगम व पंचायती राज में स्थानांतरण होता है तो उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। 142 में दे रखा है वैदेशिक सेवा में ट्रांसफर करने की शर्त। भाई 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या होती है कि एक तो सार्वजनिक हित में किया जाएगा ट्रांसफर, दूसरी बात उसी व्यक्ति का किया जाएगा जिसको पहले से वेतन संचित निधि से मिल रहा हो। 43 में आपको पता है, मैंने बता दिया आपको, अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण के नियम है। ठीक है, और 144 में कहता है जिस दिन व्यक्ति ज्वाइन करेगा वैदेशिक नियोजक के यहाँ उसी दिन से वह वेतन तथा भत्ते वैदेशिक नियोजन से प्राप्त करेगा। आइए अगला देख लेते हैं। नियम नंबर 144 क्या कहता है? 144वां नियम नंबर 144 ए। ठीक है भाई, 144 ए। 144वां अपन ने देख लिया और 144 ए देखते हैं। 144 ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसमें दे रखा वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें। वैदेशिक सेवा में आप लोग डेपुटेशन पर जो जाते हैं तो उसकी क्या क्या शर्तें हैं ये दे रखी है 144 ए में। देखो क्या चीज है। सामान्य तौर पर वैदेशिक सेवा में किसी कर्मचारी को 4 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। उसमें भी 3 वर्ष तो उस निकाय में और 1 वर्ष किसमें? प्रशासनिक विभाग में। समझो भाई, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, उसको अधिकतम मैक्स टू मैक्स अधिकतम 4 वर्ष के लिए वैदेशिक सेवा में भेजा जा सकता है। 4 प्रतिनियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 4 वर्ष के लिए। 3 वर्ष तो संबंधित निकाय में और 1 वर्ष किसमें होगी? प्रशासनिक विभाग में। लेकिन किसी भी विभाग में वैदेशिक सेवा में अधिकतम मैक्सिमम प्रतिनियुक्ति कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। इसमें 4 वर्ष तो संबंधित निकाय में हो सकती है और 1 वर्ष किसमें होगी? वित्त विभाग में। ठीक है, 1 वर्ष किसमें होगी? वित्त विभाग में। सीबीआई व रोके मामलों में सामान्यतः प्रतिनियुक्ति 5 वर्ष होती है। वित्त विभाग की आज्ञा से 2 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सीबीआई व रोके मामलों में कितने वर्ष तक होती है भाई प्रतिनियुक्ति? 5 वर्ष तक। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं इसमें?
2 वर्ष वित्त विभाग की आज्ञा से इसे बढ़ा सकते हैं। वैदेशिक सेवा से लौटने के बाद कर्मचारी को अपने मूल विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा करनी पड़ेगी। भाई जैसे ही आदमी प्रतिनियुक्ति से लौटता है तो अपने मूल विभाग में कम से कम 1 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य है। वैदेशिक सेवा में किसी कर्मचारी का स्थानांतरण होता है तो उसका व्यक्तिगत दायित्व है कि वह 15 दिन के भीतर अपने सर्विस रिकॉर्ड एजी कार्यालय में सत्यापन हेतु भेजे। अब यार देखो, किसी व्यक्ति का जैसे मान लो वैदेशिक सेवा में ट्रांसफर हो गया तो क्या करना, उसे 15 दिन के अंदर अंदर अपने जो सर्विस रिकॉर्ड है उसे महालेखाकार कार्यालय में भेजना उसकी खुद की ये दायित्व है। वैदेशिक सेवा से लौटने के 30 दिन पूर्व वैदेशिक नियोजक का यह दायित्व है कि वह कर्मचारी की अवधि पूर्ण होने की सूचना दे। जैसे मान लो किसी के 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं तो 30 दिन पहले जहां पर वह सेवा दे रहा है, ठीक है, तो उस नियोजक का दायित्व है कि वह 30 दिन पहले कर्मचारी को सेवा दें, सूचना दे दें कि आपका ट्रांसफर वापस अपने मूल विभाग में होने जा रहा है। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण होने पर कर्मचारी को मूल वेतन प्लस ग्रेड पे वेतन का 2.5% या अधिकतम 600 रुपये प्रति माह भत्ता दे होता है। भाई देखो, वैदेशिक सेवा में क्या होगा, मूल वेतन और ग्रेड पे का या तो 2.5% दें या फिर 600 रुपये, अधिकतम 600 रुपये प्रति माह भत्ता दे होता है। प्रतिनियुक्ति भत्ता अधिकतम 4 वर्ष तक दे होता है। भाई जो डेपुटेशन पर जो भत्ता दिया जाता है अधिकतम कितने वर्ष दिया जाता है, 4 वर्ष। अब देखो यार, आप लोगों के ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब आप लोगों के समझ में आएगा, मैं बताता हूं क्या है। 144 MA में दे रखा प्रतिनियुक्ति की शर्तें। अब यार देखो, किसी भी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर कितने वर्ष भेजा जाता है, 4 वर्ष। कितने वर्ष भेजा जाता है, प्रतिनियुक्ति पर 4 वर्ष भेजा जाता है किसी भी कर्मचारी को, ठीक है। अब आप लोग समझें, इनमें से क्या होता है, 3 वर्ष तो संबंधित निकाय में, 1 वर्ष किसमें, प्रशासनिक में। लेकिन मान लो यार अधिकतम मैक्सिमम कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। इसमें से क्या होगा, 4 वर्ष तो संबंधित निकाय में, 1 वर्ष किसमें, वित्त विभाग में, ठीक है भाई। 1 वर्ष किसमें, 1 वर्ष किसमें, वित्त विभाग में। आगे देखिए, अब देखो यार, CBI व रो की बात करें आप लोग, CBI एंड रो, ठीक है। CBI और रो की बात करें अपन तो इनमें नियुक्ति बताओ, प्रतिनियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। और वित्त विभाग की आज्ञा से इसे 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। यहां तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, सारी की सारी चीजें। भाई जब व्यक्ति प्रतिनियुक्ति से अपने जो मूल विभाग में लौटता है तो मूल विभाग में लौटने के बाद उसे कम से कम 1 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य है, ठीक है। मूल विभाग में आने पर कर्मचारी को कम से कम 1 वर्ष की सेवा देना अनिवार्य है। अब देखो यार क्या है मामला, जिस व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, वैदेशिक सेवा में जिस व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया तो उस व्यक्ति का खुद का नैतिक दायित्व है कि 15 दिन के भीतर कितने दिन के, 15 दिन के भीतर अपने जो सर्विस रिकॉर्ड है वो कहाँ भेजें, अपने एजी कार्यालय होता है, ठीक है भाई, महालेखाकार कार्यालय में सत्यापन हेतु भेजे 15 दिन के अंदर अंदर। अब आगे क्या होता है भाई, जिस नियोजक के वहां वह कार्य करता है और उसका समय 4 वर्ष का पूरा हो गया है तो जो संबंधित नियोजक है उसका नैतिक दायित्व है कि 30 दिन पहले वह कर्मचारी को सूचित करे कि आपका समय पूरा हो गया है और आपका अब वापस से कहाँ जाओगे आप लोग, आप मूल विभाग में जाने वाले हो, ठीक। अब देखो यार आप लोग, अगर किसी व्यक्ति का वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण होता है तो कर्मचारी को मूल पे और ग्रेड पे का मूल और ग्रेड वेतन का या तो 2.5% दें, समझ गया, तो भाई 2.5% दें या फिर 600 रुपये दे। इनमें से जो अधिकतम है वह दिया जाता है, या तो 250 रुपये दे या फिर कितने दे भाई, 600 रुपये। 2.5% दें या फिर 600 रुपये दें, यह क्या होता है, अधिकतम प्रति माह भत्ता दे होता है। और वैदेशिक सेवा में अधिकतम भत्ता कितने माह दे होता है भाई, 4 वर्ष तक अधिकतम भत्ता दे होता है वैदेशिक सेवा में किसी व्यक्ति का, 4 ईयर्स तक, ठीक है, 4 ईयर्स तक, ठीक है भाई।
तो उम्मीद है कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों ज़्यादा टाइम का नहीं है, 5-6 दिन के अंदर यह लास्ट ख़त्म हो जाएगा अपना। ठीक है, तो रेगुलरिटी आप लोग बनाए रखें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।